नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे वो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। उस कक्षा में हमने राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को हम 3 भागों में बांटा है। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा इतिहासकार और तीसरा साहित्य। तथा आज उस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल जिस कक्षा में हमने 2 शिलालेखों के बारे में अध्ययन किया था, वो 2 शिलालेख इस प्रकार थे। पहला शिलालेख था घोसुंडी बावड़ी शिलालेख और दूसरा शिलालेख था हमारा मानमोरी का शिलालेख, जिसने जेम्स टोड ने समुद्र में फिकवा दिया था अपनी जहाज का संतुलन खोने के कारण से। आज हम जिस शिलालेख की चर्चा करने वाले हैं, हम कुल आज 3 शिलालेखों का अध्ययन करेंगे और विस्तार से करने जा रहे हैं। पहला शिलालेख है बाबरू शिलालेख और दूसरा है बावड़ी और बडली शिलालेख, तीसरा है बिजोलिया शिलालेख। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम शिलालेखों का अध्ययन स्टार्ट करते हैं। पहला शिलालेख का अध्ययन करने जा रहे हैं, वो शिलालेख है बाबरू शिलालेख। दोस्तों बाबरू शिलालेख पूछा जाए तो किस वंश की जानकारी देता है? बाबरू शिलालेख राजस्थान में ऐसे शिलालेख जो मौर्य वंश की जानकारी देता है वो एकमात्र शिलालेख है बाबरू शिलालेख। वंश मौर्य वंश। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मौर्य वंश का कालखंड कितना है, तो दोस्तों मौर्य वंश का कालखंड है 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का कालखंड है 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। दोस्तों ध्यान रहे, ये बाबरू अभिलेख एक राजस्थान का एकमात्र ऐसा शिलालेख है जो मौर्य वंश की जानकारी देता है। तो दोस्तों इस वंश के बारे में अगर बात करें तो भारतवर्ष में शिलालेखों का लेखन करने का श्रेय सबसे पहले सम्राट इसी वंश के सम्राट अशोक को जाते हैं। सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न प्रकार के शिलालेख लिखाए गए थे, स्तंभ लेख लिखवाए थे, शिलालेख लिखाए गए, शिलालेख आदि इस अशोक के द्वारा लिखाए गए थे। उसमें से एक शिलालेख था ये बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख अब ये कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये हमारे को प्राप्त हुआ है प्राचीन बेराट सभ्यता। प्राचीन बेराट सभ्यता दोस्तों, बेराट सभ्यता वर्तमान में जयपुर जो बसा हुआ है वो पहले बेराट सभ्यता के नाम से जाना जाता था। बेराट सभ्यता जो विराटनगर से भी जाना जाता था, विराटनगर। इस विराटनगर महाराजा विराट की राजधानी थी, मत्स्य सेन की राजधानी विराटनगर थी। और विराटनगर में विराट नामक शासक हुआ था, उसकी पुत्री का नाम था दोस्तों उत्तरा। उस उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। अभिमन्यु दोस्तों अभी रामायण महाभारत चल रही है, महाभारत में अभिमन्यु का जिक्र आने वाला है। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अर्जुन का। इस अभिमन्यु द्वारा जब चक्रव्यूह तोड़ने की बात आई तो इस अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता पता था, आने का रास्ता ये नहीं जानता था। तो इस चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाने के कारण से इसका वध कर दिया गया था वहां। और अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था और अर्जुन की धनुष का नाम था दोस्तों गांडीव। गांडीव अर्जुन की धनुष का नाम था। और धनुष ये अर्जुन की धनुष थी। तो अगर ये बात करें शिव की धनुष का नाम क्या था? शिव की धनुष का नाम था दोस्तों पिनाक। और विष्णु की धनुष का नाम था तो सारंग। ये 3 धनुष हैं जो दोस्तों विश्व में प्रसिद्ध हैं। आज हम
जिसकी बात कर रहे हैं वो गांडीव, जो अर्जुन की धनुष का नाम था। ये दोस्तों सामान्य जानकारी विराट नगर के बारे में हुई है। अब दोस्तों ये विराट सभ्यता से ये बाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ। विराट सभ्यता विराट नगर अभी वर्तमान में जयपुर है। वहां से एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है बीजे की पहाड़ी। बीजे की पहाड़ी, इस बीजे की पहाड़ी पर एक मंदिर है। इस मंदिर, ये बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मंदिर। बाबरू अभिलेख बीजे की पहाड़ी के बौद्ध मंदिर से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, बाबरू अभिलेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ है? तो बाबरू अभिलेख बीजे की पहाड़ी से प्राप्त हुआ। बीजे की पहाड़ी वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में बीजे की पहाड़ी जयपुर में है, ये ध्यान रहे दोस्तों। तो ये प्राप्त हुआ था बीजे की पहाड़ी। अगर दोस्तों इस विराट सभ्यता की बात करें, इस विराट सभ्यता की खोज किसने की? इस विराट सभ्यता की खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने की। दयाराम साहनी द्वारा इस विराट सभ्यता की खोज सन 1936 में की। दयाराम साहनी द्वारा कुल 2 सभ्यताओं की खोज की। एक थी विराट सभ्यता, दूसरी थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज इसी के द्वारा की गई थी सन 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इस हड़प्पा सभ्यता की खोज 1931 में की। 1921 में की हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा कुल 2 सभ्यता की खोज की। पहली सभ्यता विराट सभ्यता, दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में है दोस्तों, ध्यान दे, इसके बारे में सामान्य जानकारी है। इसको आप दोस्तों जब भी मेरी क्लास दे तो आप रजिस्टर लेके बैठे। रजिस्टर में जो मैं सामान्य जानकारी एक्स्ट्रा नोट्स के रूप में लिखे, नोट लगाकर लिखे, तो नोट में कैसे लिखेंगे कि विराट सभ्यता की खोज किसने की? विराट सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की, नोट मुझे लगा के लिखे। और दूसरा विराट सभ्यता के अलावा किस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई? दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। दोस्तों इसकी खोज, विराट सभ्यता की खोज तो दयाराम साहनी द्वारा की गई, लेकिन इस बाबरू शिलालेख की खोज किसने की? इस बाबरू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट द्वारा की गई। कैप्टन बर्ट 1837 में की गई। दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। बाबरू शिलालेख की खोज किसने की? ये सब कई परीक्षाओं में पूछा गया था। अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबरू शिलालेख की खोज किसने की? बाबरू शिलालेख की खोज की कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 में की गई थी। और वर्तमान में ये कहां है दोस्तों? वर्तमान में ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये कलकत्ता में स्थित है दोस्तों। ये इसकी स्थापना दोस्तों विलियम जेम्स द्वारा की गई। (1784) विलियम जेम्स द्वारा की गई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कोलकाता में है वर्तमान में। इस कोलकाता में इस बाबरू अभिलेख को अभी वर्तमान में सुरक्षित रखा गया है तथा इसकी खोज कैप्टन बर्ट द्वारा सन 1837 में की गई। इसने पढ़ने का श्रेय, अध्ययन का श्रेय दिया जाता है जेम्स प्रिसेप। अशोक के बहुत सारे शिलालेखों का अध्ययन जेम्स प्रिसेप द्वारा किया गया था तथा इसकी खोज कैप्टन बर्ट द्वारा की गई। वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में स्थित है। दोस्तों
आगे हम चर्चा करते हैं इस शिलालेख में क्या क्या जानकारी हमारे को प्राप्त होती है, उस जानकारी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस शिलालेख में जानकारी प्राप्त होती है कि मगध का राजा अशोक था। इसमें ऐसा लिखा हुआ था, मगध का राजा अशोक था। यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि मौर्य वंश की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त होती है। और इसमें ये ऐसा लिखा हुआ है कि मगध का राजा अशोक था। और दूसरा, इसमें 3 शब्दों का उल्लेख है, बुद्ध, संघ और धम्म। इन 3 वर्डों का इस शिलालेख में उल्लेख है। बुद्ध, संघ और धम्म, ये तीनों शब्द बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, क्योंकि जो अशोक था, सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के कारण से इस बाबरी अभिलेख में बौद्ध धर्म का ही प्रभाव रहा है। और तीसरा, इसमें पशुधन पर पशुवध पर रोक। इस बाबर अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि मगध का राजा अशोक था, बुद्ध, संघ और धम्म की जानकारी मिलती है। और पशुवध पर रोक, अशोक ने पशुवध पर रोक जो लगाई थी, वो उसकी जानकारी हम इस शिलालेख में प्राप्त होता है। इस शिलालेख की भाषा प्राकृत भाषा में लिखा गया था और इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों, हमने अभी बाबर अभिलेख का अध्ययन किया है। बाबर अभिलेख में हमने सर्वप्रथम पढ़ा है कि ये कहां से प्राप्त हुआ। तो प्राचीन विराट सभ्यता, जो वर्तमान में जयपुर स्थित है, जो विराट नगर, जो मध्य जनपद की राजधानी है, वो जयपुर से प्राप्त हुआ। किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ? विराट की पहाड़ी से प्राप्त हुआ। इसकी खोज किसने की? खोज कैप्टन भट्ट द्वारा की गई। कब? 1837 में की गई थी। और ये अभी वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में स्थित है, जिसकी स्थापना विलियम जेम्स ने की 1784 में की गई। और इसमें जानकारी मिलती है मगध का राजा अशोक था, और बुद्ध, संघ और धम्म की जानकारी मिलती है। इनमें 3 वर्ड हैं, 3 वर्ड जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। और पशुवध पर रोक इस अभिलेख में जानकारी मिलती है। और भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मण थी। ये हमारा आज का बाबर अभिलेख पूर्ण हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बढ़नी अभिलेख। बढ़नी अभिलेख दोस्तों, अजमेर में एक गांव है बढ़नी। ये है मंदिर, ये मंदिर है मिलोत माता का मंदिर। मिलोत माता का मंदिर है जो बढ़नी गांव में स्थित है। बढ़नी गांव अजमेर। मिलोत माता का मंदिर बढ़नी गांव अजमेर में स्थित है। इस मिलोत माता के मंदिर से यहां से ये प्राप्त हुआ अभिलेख। इस शिलालेख का नाम है बढ़नी गांव का शिलालेख। इस बढ़नी शिलालेख जो पुराना है 443 ईसा पूर्व। दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अभिलेख शिलालेख गुहालेख का निर्माण अशोक के समय प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये अशोक से भी पहले का शिलालेख है 443 ईसा पूर्व। जबकि मैंने मौर्य काल का जो कालावधि बताई थी आपको 323 से 185 ईसा पूर्व, जबकि ये 443 ईसा पूर्व पुराना है।
तो दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा याद होता है कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। इसकी भाषा है दोस्तों संस्कृत। इसकी खोज की दोस्तों गौरीशंकर हीरानंद ओझा। इसकी खोज गौरीशंकर हीरानंद ओझा द्वारा की गई। ये पुराना है 443 ईसा पूर्व, भाषा है संस्कृत। और कहां से प्राप्त हुआ? मिलोद माता मंदिर बड़ली गांव अजमेर से प्राप्त हुआ। वर्तमान में स्थित है दोस्तों, वर्तमान दोस्तों ये स्थित है राजपूताना संग्रहालय। राजपूताना संग्रहालय अजमेर। ध्यान दें दोस्तों, यह वर्तमान में राजपूताना संग्रहालय अजमेर में स्थित है। और हमारे को यह शिलालेख प्राप्त होता है मिलोद माता मंदिर बड़ली गांव अजमेर से प्राप्त होता है। इसमें दोस्तों जानकारी मिलती है, इसमें जानकारी मिलती है कि ये संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। संस्कृत भाषा का राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। जबकि भारत का संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है जूनागढ़ शिलालेख, जो अभी गुजरात में स्थित है। जूनागढ़ शिलालेख वो संस्कृत भाषा का रुद्रदमन सेकंड ने उसका निर्माण कराया था। वो संस्कृत भाषा का भारत का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। जबकि राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख बड़ली शिलालेख है। हम दोस्तों अब बात करने वाला है इस राजपूताना संग्रहालय की बात करने जा रहे हैं। बड़ली शिलालेख की बात हो गई पूरी दोस्तों, बड़ली शिलालेख पूरा हो गया। अब हम इसमें एक शब्द आया था राजपूताना संग्रहालय। राजपूताना संग्रहालय, इस दोस्तों राजपूताना संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1908 में। जनरल डायर के वायसराय जनरल डायर के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। और यह अभी स्थित है अकबर दुर्ग या मैगजीन दुर्ग। अकबर दुर्ग वर्तमान अकबर दुर्ग मैगजीन दुर्ग स्थित है। ये अजमेर में स्थित है। अजमेर में दोस्तों ध्यान रखें, राजस्थान का पहला किला जो पूर्णतः मुगल शैली में बना हुआ है वो अकबर दुर्ग मैगजीन दुर्ग जो अजमेर में स्थित है। अकबर का किला वही राजस्थान में सबसे पहले मुगल शैली में निर्मित किला या इमारत के कई हैं। और इस संग्रहालय का पहला अध्यक्ष दोस्तों पहला अध्यक्ष चुना गया था गौरीशंकर ओझा। इस गौरीशंकर ओझा का जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। ये दोस्तों राजपूताना संग्रहालय की सामान्य जानकारी नोट डाल कर लिखे। इस संग्रहालय की स्थापना 1908 में हुई। वर्तमान में अकबर का किला मैगजीन दुर्ग अजमेर में स्थित है। इसका पहले अध्यक्ष गौरीशंकर ओझा जिसने बड़ली शिलालेख की खोज की थी। तो ध्यान दें दोस्तों, ये सामान्य जानकारी होता है। अगले शिलालेख की ओर हम चल रहे हैं दोस्तों। अगला शिलालेख है हमारा बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख दोस्तों ये भीलवाड़ा में है। यह मंदिर है दोस्तों, बिजोलिया में एक मंदिर है। इस मंदिर जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर।
बिजोलिया शिलालेख बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के निकट से प्राप्त हुआ। अब दोस्तों इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों मंदिर का निर्माण जैन व्यापारी श्रावण लोलाक द्वारा करवाया गया। और कब करवाया? 5 फरवरी 1170 में करवाया। दोस्तों इस मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, इस बिजोलिया शिलालेख की बात नहीं कर रहा हूं। केवल इस मंदिर का निर्माण पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण जैन व्यापारी श्रावण लोलाक द्वारा करवाया गया था। कब करवाया? 5 फरवरी 1170 में करवाया गया। अब हम बिजोलिया शिलालेख की बात करते हैं। बिजोलिया शिलालेख के निर्माता कायस्थ केशव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इसके वास्तुकार थे गुणभद्र तेलंग। इसके वास्तुकार थे गुणभद्र तेलंग, निर्माता थे कायस्थ केशव। ये हमारे को भाषा थी इसकी संस्कृत, इसकी भाषा संस्कृत थी। और ये हमारे को सबसे ज्यादा जानकारी ये चौहान वंश की देता है। सबसे ज्यादा चौहानों की जानकारी देने वाला शिलालेख एकमात्र शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख, जिसमें चौहान की बहुत लंबी जानकारी देते हैं, क्योंकि चौहान की उत्पत्ति आदि का इसमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें जानकारी प्राप्त होती है 551 में वासुदेव चौहान द्वारा इस चौहान वंश की स्थापना। वासुदेव चौहान द्वारा 551 में चौहान वंश की स्थापना। इस वासुदेव चौहान द्वारा सांबर झील का निर्माण। वासुदेव चौहान द्वारा सांबर झील का निर्माण। और चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कहा गया इस शिलालेख में। एकमात्र राजस्थान का शिलालेख है जो चौहानों की गोत्र के बारे में जानकारी देता है। गोत्र, चौहानों की गोत्र वत्स्य गोत्र ब्राह्मण। और इसमें बिजोलिया को कहा गया है उत्तर माद्री। इसमें दोस्तों 551 में चौहान वंश की जानकारी देता है, सांबर झील का निर्माण। और गोत्र में वत्सराज ब्राह्मण को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कहा गया चौहानों को। और दोस्तों इसमें कुछ जगहों का नामों का उल्लेख है जो किस प्रकार है वो हम चर्चा करने जा रहे हैं। सांबर को इसमें कहा गया है, सांबर को कहा गया शाकंभरी। और नाडौर को कहा गया है नड्डल। इसके द्वारा सांबर को शाकंभरी कहा गया और नाडौल को नड्डल कहा गया है। और बिजोलिया को विजयवली कहा गया। और दिल्ली को दिल्ली का कहा गया। तो दोस्तों बिजोलिया शिलालेख में कुछ जगहों का उल्लेख किया गया प्राचीन में। और इसमें
मंडलगढ़, ये आदि जानकारी इनमें बिजोड़े शिलालेख में मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको इन तीनों शिलालेखों को आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसकी पूरी डिटेल तीनों शिलालेखों की इन वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।